वैल्यू एडेड मेथड को खत्म करते हुए फर्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम को आज खत्म करते हुए हम उसके लास्ट टॉपिक पर हैं, जिसका नाम है प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड। कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी है इस मेथड को लगाते समय। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या है बोलो? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मान लो एक किसान है और उसने अपने फार्म पर जो कुछ प्रोड्यूस करा, मान लो उसने 1000 टन वीट उगाई। क्या आ गई? 1000 टन वीट का प्रोडक्शन अगर किसी किसान ने किया और वो किसान कहता है कि इसमें से 5%, मतलब 1000 का 5% लगभग हो गया 50 टन वीट मेरे परिवार को पालने में लगती है। किसान का पूरा परिवार है बहुत बड़ा, 100-150 लोगों का, ठीक है। तो 50 टन गेहूं अगर वीट उसने खुद खा ली, मतलब कि 950 टन मार्केट में बेची। 950 टन जो मार्केट में बेची वो तो सेल की, तो सेल अपन वैल्यू एडेड में लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दैट 50 टन ऑफ वीट जो वो खुद खा गया, तो वो भी प्रोड्यूस तो हुआ। भाई एक किसान ने 1000 टन गेहूं उगाई, जिसमें से 50 टन खाली और 950 टन अगर मार्केट में बेची, तो जीडीपी एमपी में मार्केट वैल्यू तो आती है सेल्स। 50 टन जो उसने खुद खा ली वो भी जुड़ेगी। कहां जुड़ेगी? नेशनल इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि उसने कंजम्पशन तो किया, और क्योंकि उसने कंजम्पशन किया तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑलवेज नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, राइट? तो फर्स्ट प्रिकॉशन, नेशनल इनकम में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना। अब अगर आप प्रोड्यूस करके खुद खा जाओ तो कंजम्पशन एक्सपेंस हमेशा नेशनल इनकम का पार्ट होता है। इसलिए फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्योंकि फार्मर ने भले ही खुद उगाया और खुद ही खा लिया, तो भी वो नेशनल इनकम का पार्ट तो बनेगा ही। दूसरा प्रिकॉशन नेशनल इनकम का, मान लो कोई एक खेत है, उस खेत पर किसान खुद फार्मिंग कर रहा है, राइट? एक खेत है, आपस में बातें बंद कर दो, अपनी भलाई चाहते हो तो, वरना कुटाई चाहते हो तो मैं तैयार हूं, ठीक है? यस। अब सुनना, अगर कोई फार्मर है उसने खुद के खेत पर प्रोडक्शन किया, अगर मान लो उसका खुद का खेत नहीं होता तो वो कहीं इस फील्ड को रेंट पर लेकर के खेती करता, राइट? लेकिन आज अगर खुद के फार्म पर वो खेती कर रहा है, दैट मीन्स उसका रेंट बच रहा है। जो रेंट वो मार्केट में पे करता, भाई इसका ये मतलब है कि आपका एक घर है, उस घर के बाहर एक छोटी दुकान है, आपने दुकान निकाल रखी है, और वहां पर आप मान लो फोटोकॉपी मशीन लगा रखी है, आपने फोटोकॉपी का काम आप करते हो। तो अगर वो दुकान आपके घर में नहीं होती तो आपको वो दुकान मार्केट में कहीं लेनी पड़ती ना। और मार्केट में आप उस दुकान पर क्या चुका रहे होते? रेंट। तो आपका एक तरीके से घर की दुकान का रेंट बच गया, घर की दुकान का रेंट क्या हुआ? बच गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है। आज आपके बैंक अकाउंट में जो सेविंग पड़ी है, या मेरे अकाउंट में जो बैंक अकाउंट में थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी है, वो नेशनल इनकम का ही तो पार्ट है। तो इन जनरल, पीछे की लाइट जलाना कौशल साहब। यस। इन जनरल अगर कुछ बचा, वो भी नेशनल इनकम का ही पार्ट है। तो अगर मान लो किसी की घर में दुकान है और वो उस घर की दुकान से कोई चीज बना रहा है, कोई मान लो प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज का, तो उसका किराया बचा, इस बचे हुए किराए को हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। क्या बोलते हैं? जो सही मायनों में कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो बची, हमने पढ़ा था कॉस्ट चैप्टर में 11th क्लास में, कि जो लगा उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं और जो बचा उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट। कुल मिला के इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है तो कॉस्ट ही। तो सबसे पहला प्रिकॉशन नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड का क्या है कि कोई भी किसान ने अगर कुछ भी काम सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, किसके लिए किया है? अगर कोई किसान है उसने गेहूं उगाई और वो गेहूं उगाने में उसने 50 टन खुद खा ली,
तो वो भी प्रोड्यूस तो हुई, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। और दूसरा, अगर कोई इम्प्यूटेड रेंट है जो कि उस दुकान का रेंट है जो कि उसके खुद के घर में है किसान के, या कोई प्रोड्यूसर उसने घर में, जिसको आपने पढ़ोगे आप इंडियन इकोनॉमिक्स में भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्मॉल स्केल बिजनेसेस। क्या पढ़ाएंगे? स्मॉल स्केल बिजनेस। ये स्मॉल स्केल बिजनेस कौन से घर बिजनेस? आप कभी दिल्ली जाओ या कहीं कभी किसी गांव में जाओ तो नीचे फैक्ट्री होती है, ऊपर घर होता है मालिक का। छोटी सी फैक्ट्री, नीचे मशीनें चल रही है और ऊपर वो रह रहा है। तो अगर घर तो उसी का ही है, अगर वो फैक्ट्री खुद के घर में नहीं चला रहा होता तो मार्केट में कहीं रेंट चुका रहा होता, वो रेंट उसका बच गया। क्यों? क्योंकि घर में ही क्या है? फैक्ट्री। इसको कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। क्या बोलते हैं? जो बचा वो भी तो नेशनल इनकम ही है। अगर आप कहीं रेंट कहीं और दे रहे होते, वो तो बच गया ना। तो इसको इम्प्यूटेड रेंट को भी नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड करना है। इम्प्यूटेड रेंट को भी नेशनल इनकम में क्या करना है बोलो? इंक्लूड। लास्ट प्रिकॉशन, पहला प्रिकॉशन क्या पड़ा है? सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करेंगे। दूसरा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स हाउस इंक्लूड करेंगे। और तीसरा, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेकंड हैंड गुड्स बिके होंगे तो ऑलरेडी सेल में इंक्लूड थे। जब उसने परचेस किया तो परचेस में इंक्लूड होंगे। लोग सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेस इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डीलर है जिसका काम ही है सेकंड हैंड गुड्स को सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, तो उसकी जो कमीशन है वो इंक्लूड होगी। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस, ऑन ब्रोकरेज बेसिस, उसका सेलर से कमीशन कमा रहा है, देन इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। These are the precautions of national income by value added method. क्या क्या बताया? पहला, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। दूसरा, imputed rent of owners occupied house is included because वो रेंट आपका बच्चा है, जो लगा वो तो इंक्लूड हो गई और जो बचा है वो भी इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। एंड लास्ट, सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन कमीशन पेड और ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसको हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। यहां पर आपके प्रिकॉशंस हुए खत्म। यस, अकाउंट में सेकंड हैंड मशीन की कौन सी एंट्री होती है? डेटा टू सेल मशीन। पहली बात तो गुड्स नहीं, मशीन एसेट्स है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। गुड्स की सेकंड हैंड सेल की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, वो सेल ऑलरेडी 1 साल की बुक हो चुकी है, वापस से बुक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कमीशन और ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड होगी। ठीक है, लिखिए, राइट डाउन। प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Precautions of national income by value added. Precautions of national income by value added method. वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस कल हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा था। वाई एनएनपीएफसी इज ओनली द नेशनल इनकम। तो उसके लिए मैंने आपको 3 रीजन बताए थे। नेट लेने का लॉजिक इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन एक बुक एडजस्टमेंट है। दूसरा लॉजिक मार्केट नेशनल प्रोडक्ट लेने का इसलिए क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट ने जो भी कमाया सब इंक्लूड होगा, इसलिए नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा एडजस्टमेंट फैक्टर कॉस्ट इसलिए क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी हर कंट्री टू कंट्री क्या होता है? अलग अलग होता है, राइट। दैट इज व्हाई वी टेक ओनली एनएनपीएफसी एज अ नेशनल इनकम मेजर। ग्रॉस को ले नहीं सकते, मार्केट प्राइस को ले नहीं सकते, और डोमेस्टिक को लेंगे तो कम निकाल बैठेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारा है उसने अगर बाहर से कुछ भी इंडिया भेजा तो वो भी हमारा ही है। इज इट क्लियर? लिखिए, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। of national income by value added method। नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस। फर्स्ट पॉइंट लिखें, प्रोडक्शन फॉर डायरेक्ट पॉइंट्स है, प्रोडक्शन
सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड ये अभी अभी मैंने आपको 3 बार समझाया है कि अगर कोई फार्मर है और उसने 1000 टन वीट अगर उगाई और खुद अगर वो 50 टन खा गया तो वो इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोड्यूस तो हुआ था, वैल्यू एडेड तो था ना उसमें। सो आपको इसको क्या करना है, बोलो, इंक्लूड। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन national income. Production for self consumption is included in national income. Is included in income. Point number 2. वो फैक्ट्री जो कि मालिक के खुद के घर में चल रही है, that is included, क्योंकि मालिक का एक तरीके से रेंट क्या हुआ है, बच गया है, और जो बचा है वो भी नेशनल इनकम है। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होगी, एक तरीके से कॉस्ट बच गई ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी थोड़ा ना, बच गई ना, तो जो बचा वो भी तो इनकम ही है। नहीं तो मार्केट में जाओ रेंट दे दो, और वैसे भी अगले इनकम मेथड में हम रेंट को भी इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, लिखिए इम्प्यूटेड रेंट of owners occupied house। अरे चुप हो जा तू, अब बहुत दिन से देख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, चुपचाप अपना आगे ध्यान रख, ज्यादा होशियारी नहीं मेरे आगे। हाँ तो कर भी नहीं सकता तू। हाँ imputed rent of owners occupied house is included। ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस को इंक्लूड करेंगे। नंबर 3, नेशनल इनकम के अंदर सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेस काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर दीज गुड्स आर सोल्ड एट अ कमीशन और एट अ ब्रोकरेज, जो कि मार्केट में दलाल लोग करते हैं, OLX ब्रोकरेज लेता है, कमीशन लेता है, सो उसकी कमीशन उसकी इनकम है, वो इंक्लूड होगा। सिंपली सेइंग सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर उस पर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दिया गया है तो वो इंक्लूड होगा फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड्स sale and purchase of second hand goods। सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। However, if any commission or brokerage is paid, then it is included। अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे की गई है वो इंक्लूड होगी। ये हुए आपका नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड ओवर। यहां तक कोई डाउट? ये तीनों पॉइंट में कोई डाउट? वापस से समझा दें। वो प्रोड्यूसर ने गुड्स जो खुद खा लिए तो कंजम्पशन का पार्ट है, और कंजम्पशन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम। दूसरा, वो जो रेंट बच गया खुद के घर में फैक्ट्री लगाने से, जो रेंट बच गया फैक्ट्री का, वो जो बचा वो भी इनकम है देश की, वो जुड़ेगा। और तीसरा, सेकंड हैंड गुड्स को कभी नहीं जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स
का सेल और परचेस उस साल जब वो फर्स्ट हैंड बिके, जब वो नए बिके तब इंक्लूड हो गए, तो वापस से सेकंड हैंड को इंक्लूड करके डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन गुड्स को बेचने में कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। scrap is already reduced while calculating depreciation, so you cannot take two benefits. okay, बोले यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम इज ओवर. नाउ पुट न्यू हेडिंग इन योर कॉपी, चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2. चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 1 था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, एंड चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 इज नाउ income method. What is the income method of calculating national income? ये मेथड सारी की सारी इनकम को कंसिडर करता है. किसको? कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम्स. ये मेथड सारी की सारी कौन सी इनकम कंसिडर करता है? बोलो, फैक्टर इनकम. यहां पर हम सारी की सारी फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं. किसको कंसिडर करते हैं? फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम का मेजर होता है फैक्टर कॉस्ट. क्या होता है? इसलिए यहां पर जो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट होगी बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑल द फिगर्स, उसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी. क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी. नेट इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन एक इनकम नहीं होती. मैंने आपको जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड से क्यों निकलता है वो भी दिखाया था. मैंने आपको कल ये भी सिखाया कि नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी क्यों बोलते हैं. और आज आपको ये सिखा रहा हूं कि इनकम मेथड से फर्स्ट स्टेप क्या निकलेगा. तो इनकम मेथड इज कंसिडरिंग नेशनल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. नेशनल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. मतलब इसमें नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमको सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना होगा, दैट इज एनएफआईए. क्या कंसिडर करना होगा? एनएफआईए. क्योंकि हम ले रहे हैं इनकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. और डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर कॉस्ट, जो पे कर रहा है उसकी फैक्टर कॉस्ट. और डेप्रिसिएशन कोई इनकम नहीं होती, इसलिए फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या निकलता है? एनडीपीएफसी. क्या निकलता है? बोलो, एनडीपीएफसी. क्योंकि डेप्रिसिएशन कोई इनकम नहीं है, नेट निकलेगा. फैक्टर इनकम इज फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट. ये सारी फैक्टर इनकम का टोटल मारना है. और उन सारी फैक्टर इनकम का उसका टोटल मारना है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है. क्या कमाई है? डोमेस्टिक टेरिटरी में. नेशनल इनकम के लिए हम एनएफआईए लेंगे, लेकिन स्टेप 2 में लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट एनडीपीएफसी, एड एनएफआईए इज इक्वल टू एनएनपीएफसी. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. इसमें कोई सेल्स नहीं है, कोई परचेज नहीं है, सीधा एनडीपीएफसी निकालेंगे और उसमें एनएफआईए जोड़ देंगे. अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो आप जानते हो नेट का क्या करते हैं, और निकल जाएगा एनएनपीएफसी, दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इज इट क्लियर? लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा. एनडीपीएफसी के अपने खुद के कंपोनेंट्स है जो कि हमको यहाँ पर अब एक डायग्राम के रूप में पढ़ना है. बोले यहां तक कोई डाउट? तो बताओ, फर्स्ट स्टेप डोमेस्टिक इनकम निकालने में मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ डोमेस्टिक इनकम? आज के बाद एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फैक्टर कॉस्ट इज एफसी, और डेप्रिसिएशन कोई कॉस्ट नहीं होता, इसलिए नेट लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज एनडीपीएफसी. क्लियर? लिखें, इट इज द सम टोटल ऑफ it is the sum total of factor incomes, it is the sum total of factor incomes generated, it is the sum total of factor income generated by all, sum total of factor income. ध्यान रखना, फैक्टर इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं आता है. generated by all units within domestic territory
और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। क्या था? इंडिया प्लस कितने नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल से लेके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल तक जो कुछ भी है वो क्या है, इंडिया, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ये ध्यान रखना। इसलिए यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या निकलता है बेटा, एनडीपी। क्या निकलता है बोलो, एनडीपी। बाकी जगह सिर्फ रटा देते, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ फैक्टर इनकम, नेट लेंगे। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर इनकम का पार्ट है। और डोमेस्टिक इनकम बोल रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम बोल रहे हैं। तालियां क्या कुछ भी बजा नहीं पाओगे अगर कंपार्टमेंट आ गई तो। सही कह रहा हूं? अभी 11th क्लास नहीं है कि मैं सबको यहां पास कर दूंगा। और आपको खुद को पता है आप कितने परसेंट के लायक थे। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड एज एनडीपी एफसी। अब समझना ध्यान से, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? अभी पहले हम पूरा डायग्रामेटिकली देख रहे। 5 मिनट के लिए कॉपी बंद कर दो, फिर आज पूरा डायग्राम ही बनाना है आपको। ये मेथड कहता है कि देश में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होती है लेबर, एक होता है बिजनेस, और कुछ लोग अपना खुद का काम करते हैं जिसको हम कहते हैं। ये 3 असम्पशन है। एक कैटेगरी लेबर की, जीवन भर गुलामी करेंगे। एक कैटेगरी बिजनेसमैन की, जो कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। और एक कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कभी बिजनेस करेंगे कभी लेबर बन जाएंगे, फिर कभी बिजनेस करेंगे फिर कभी लेबर बन जाएंगे। राइट, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको कहते हैं वन मैन पर्सन। राइट। अब लेबर को हमेशा मिलती है वेजेस। क्या मिलती है? तो लेबर को जो वेजेस मिलती है उसको इस मेथड ने नाम दिया है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या नाम दिया है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अभी कुछ भी मत लिखना, क्योंकि आपको अब सारी नई टर्म्स देखने को मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। टोटल चेंज है अब डेटा। उधर सेल परचेस देते थे, इधर ये सारे आइटम आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। लेबर को हम लोग पे करते हैं वेजेस। तो याद करो, वेजेस एक प्रकार की फैक्टर इनकम थी। वेजेस एक प्रकार की फैक्टर इनकम थी लेबर की। प्लस कई ऑर्गेनाइजेशन में इसको वर्ड बोलते हैं सैलरी। अभी वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है वो भी हम आगे लिखेंगे इस डायग्राम में। साथ में वेजेस और सैलरी तो मुझे उसको देनी है, साथ में कभी अगर ये वर्कर रिटायर कभी हो, क्या हो, रिटायर, तो उसको पेंशन, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हर आदमी को अपनी जेब से नहीं देता है, उसकी सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट करते हैं। किसकी सैलरी से? एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट करते हैं और उसको एक अकाउंट में जमा करते हैं। वो अकाउंट का पैसा उसको रिटायरमेंट में मिलता है। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इस कंट्रीब्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। एक कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर खुद दे रहा है, मतलब जिसने आपको काम पे रखा वो दे रहा है आपकी सैलरी में, और एक कंट्रीब्यूशन आप खुद दे रहे हो अपनी सैलरी का। मान लो अगर किसी का 5,000 पीएफ कट होता है ना, तो उस 5,000 पीएफ में 2,500 इज पेड बाय द कंपनी और 2,500 इज पेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ, जिसको कहते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर एक बहुत लॉजिकल स्टेप काम आ रहा है कि जो एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट करा, आज मैं कमा रहा हूं, मेरे पीएफ में मान लो हर महीने सर 4,000 रुपए डिडक्ट करते, उस 4,000 में 2,000 मैं देता हूं और 2,000 उमिल सर देते हैं कि हरप्रीत सर जब रिटायर होंगे तो इनको पीएफ का पैसा देंगे। तो 2,000 जो मैं दे रहा हूं वो तो मेरा ही पैसा है, लेकिन 2,000 जो रोमिल सर दे रहे हैं वो उनका पैसा है, लेकिन वो किसको दे रहे हैं? मुझे। तो ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमको एक कंट्रीब्यूशन प्लस करना पड़ेगा, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। भाई मैं जो पैसा दे रहा हूं वो तो मेरा ही पैसा है ना, वो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरी में जुड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरी में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर को प्लस करना है। वापस से बता दूं, एम्प्लॉय का प्लस क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी वेजेस में, सैलरी में जुड़ा हुआ है। लेकिन रोमिल सर जो हर महीने मेरे पीएफ के लिए पैसा दे रहे हैं, वो भी तो मेरी कमाई है ना। मैं जो पैसा दे रहा हूं मेरी कमाई में से, वो तो मेरा ही है। लेकिन रोमिल सर जो 2,000 रुपए हर महीने पीएफ का पैसा खुद से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, वो भी तो मेरा ही है। इसलिए यहां पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस होगा सिर्फ और सिर्फ किसका, एम्प्लॉयर का। किसका प्लस होगा, आधे ऊपर क्वेश्चन में जब नेशनल इनकम मेथड का करते हैं तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि एम्प्लॉय का जोड़े कि एम्प्लॉयर का जोड़े। लेकिन आपको डे वन पे क्लियर होना चाहिए किसका जुड़ेगा, एम्प्लॉयर का, क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी का जुड़ा हुआ है, उसकी ऑलरेडी उसकी सैलरी में जुड़ा हुआ है। हाँ या ना। लेबर के रेस्पेक्ट में इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब बिजनेस जो कमाता है, यहां पर बिजनेस का प्योरली मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस का प्योरली मतलब क्या है बोलो, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरर जो है वो बिजनेस में, एक टेक्निकल टर्म है यहां पर, बिजनेस कमाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कमाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी सर अभी ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में ना बेटा 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट होते हैं, 3। एक तो बिजनेस कमा रहा होगा रेंट, क्या कमा रहा होगा, एक बिजनेस कमा रहा होगा इंटरेस्ट, क्या कमा रहा होगा, और एक बिजनेस कमा रहा होगा प्रॉफिट्स। क्या कमा रहा होगा, प्रॉफिट्स। ये 3 पार्ट ही क्यों, क्योंकि कई सारे रियल एस्टेट बिजनेस है वो फ्लैट्स को रेंट पे दे दिया मान लो, तो रेंट कमा रहे हैं। कई सारे लोग जिनका काम ही है, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन देना और इंटरेस्ट कमाना, उनके लिए हमने क्या इंक्लूड करा, इंटरेस्ट। तो बैंक्स इधर इंक्लूड हो गए, रियल एस्टेट बिजनेस उधर इंक्लूड हो गए। भाई होता है ना, पापा ने एक बिल्डिंग खरीद के रख दी, हॉस्टल बना देंगे, अभी 400 बच्चों का हॉस्टल है, वो तो पापा उससे क्या कमा रहे, रेंट, बिजनेस है, हॉस्टल बिजनेस। दूसरा इंटरेस्ट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन वगैरह देते हैं, वो उनकी इनकम है। और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। क्लियर। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ोगे तो आपको क्या निकल करके आएगा, क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर। और प्रॉफिट के फिर से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, प्रॉफिट का एक पार्ट तो होता है टैक्स, जो आपने दिया, इनकम टैक्स। इंसान अपने प्रॉफिट में से कौन सा टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो आज के बाद, अभी तक सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस कंसिडर, अभी तक सिर्फ हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते थे, आज के बाद डायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन का पार्ट बने। यहां पर प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है, प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं, कई बार इसको कंपनीज पर बोला जाता है, और बजट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कई बार इसको वेल्थ टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट क्या है बेटा, टैक्स। प्रॉफिट का एक पार्ट क्या है, टैक्स। एक पार्ट है जो आपने शेयर होल्डर को दे दिया, क्या बोलो, राइट। आज तक डिविडेंड कंसिडर नहीं करते थे, अब करेंगे। किसका पार्ट कंसिडर करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो क्या रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को कंसिडर करना है, या अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है तो क्या है नीचे के 3 पार्ट को कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको शुरू में ही ये डायग्राम नेशनल इनकम में बुक में लास्ट में दिया है, लेकिन ये शुरू में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता पड़े क्या लेना है और क्या, अल्टीमेटली उससे ही तो आंसर निकलेगा। बाकी तुम थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, आएगा तो न्यूमेरिकली। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट का तीसरा पार्ट टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया। अब जो बिजनेस में बचा, जिसको आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट नाम से रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स को ही हम बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स।
रिटेन अर्निंग को क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कुछ भी कमाता है उसमें मिक्स इनकम होती है, कभी बिजनेस की, कभी जॉब की, कभी बिजनेस की, कभी जॉब की। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कमाता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या कहते हैं? और ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी। ये सबको प्लस करोगे, लेबर प्लस बिजनेस प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको निकल करके आएगा एनडीपी। और यही क्यों निकल करके आएगा, मैंने आपको बोला था एनडीपी एफसी ही। मानस, मीट मी आफ्टर द क्लास। एनडीपी एफसी ही क्यों निकल करके आएगा, मैंने आपको बोला था क्योंकि हमने एक तो डेप्रिसिएशन नहीं लिया, दूसरा हमने सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाली लिए, और फैक्टर इनकम इस फैक्टर कॉस्ट, राइट। इसमें प्लस हो जाएगा NFIA और मिल करके फिर निकल जाएगा नेशनल NNP FC, दैट इज इक्वल टू। इज इट क्लियर? ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो अगले 5-7 दिन अपने को करना है, यही ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखें 3 एरिया में क्वेश्चन बटा हुआ आएगा, लेबर, बिजनेस और अदर्स। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। साथ में वो जब रिटायर होंगे तो पीएफ मिलेगा, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन लेना है? सिर्फ एम्प्लॉय का। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो उसकी सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बिजनेस जनरेट करता है ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया है तो रेंट इंटरेस्ट अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होंगे, इनकम टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। मिक्स इनकम क्वेश्चन में दे रखी होगी, जल्दी से उतारो पूरा डायग्राम, कॉपी। एनडीपी एफसी तक तो सबने लिख लिया था, चलो 3 पार्ट से फटाफट कॉपी करेंगे।